ये भारतीय जनता पार्टी के जो 6 प्रमुख कार्यक्रम होते हैं पूरे साल भर में, उसमें एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसलिए जो पीछे बैठे हैं, जो सुनने के विचारों को सुनने के आदी नहीं है, बातचीत करने के आदी हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि या तो वो बाहर चले जाए या फिर शांति बनाकर यहाँ सुने और बैठे, तो फिर वो ठीक रहेगा हमको। नहीं तो यहाँ वक्ता बोलता है, उधर बातचीत चलती है, तो बातचीत करने का आपको बाद में समय मिल जाएगा बातचीत करना। तो पहले जय घोष, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी। जो कश्मीर हमारा है, सारा का जो कश्मीर हमारा है। हम ऐसे महापुरुष क्या पुण्यतिथि या बलिदान दिवस के रूप में, संगोष्ठी के रूप में नगर मंडल झाबुआ के तत्वाधान में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से मुख्य वक्ता बोलने खड़ा होता है, उसके पूर्व के वक्ता यदि सारा विषय रख दे तो मुख्य वक्ता के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है कि क्या बोले। और मुख्य वक्ता तो मुख्य वक्ता होता है, वो बोलेगा, विषय अलग ढंग से रखेगा, जो विषय छूट गए उनको ही रखेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि बहुत सारी बात हुई, 23 जून 1954 को बलिदान हुआ, तो उस बलिदान के पीछे क्या था, पूरा हिंदुस्तान का परिदृश्य क्या था, वो बताने का प्रयास करूंगा। आपको पता होना चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। उस समय जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद एक मनोनीत सरकार बनी देश के अंदर, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उन्होंने स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया था। जैसे पूर्व वक्ताओं ने बोला कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, तो उसको मैं डिटेल कर देता हूँ, उसको आपको ध्यान में आ जाएगा विषय कि ये नारा क्यों लगा था। पूरे हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था और जम्मू एंड कश्मीर का अलग से प्रधानमंत्री हुआ करता है। अभी जो वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी के पिताजी शेख अब्दुल्ला उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और उस समय धारा 370 वहाँ पर लागू थी, 35 से लागू थी। मतलब शेष हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, झाबुआ का तुम में से कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर बस नहीं सकता था, 1 इंच बाल बराबर जमीन नहीं खरीद सकता था और वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता था। वहाँ की जो लड़कियाँ इधर शादी कर लेते थे, उनका अधिकार खत्म हो जाया करते थे। ऐसे कई प्रावधान थे। और जो दिल्ली की सरकार है, वो जो योजनाएं बनाती है सभी प्रांतों के लिए, राज्यों के लिए, वो वहाँ पर लागू नहीं होती थी। उनको अलग स्टेटस चलता था उनका, उनका कानून, उनका झंडा। हमारा झंडा तिरंगा हुआ करता था, उनका चांद सितारे वाला हुआ करता था। उनका कानून अलग था, उनका प्रधान अलग था। तो इस सारी एक देश में 2 देश की अवधारणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने लागू करी थी, तुष्टीकरण के चलते। जब पहली सरकार बनी, उस पहली सरकार में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसमें मनोनीत किया गया, उद्योग मंत्री बनाया। और उस समय भी जब सरकार गठित हो गई, मनोनीत सरकार थी, चयनित सरकार नहीं थी, चुनाव नहीं हुए थे। और सरकार के बाद जो सदन में, लोकसभा के अंदर जो तुष्टीकरण की नीति चलती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुओं के साथ उपेक्षा करते थे और सारे निर्णय अल्पसंख्यक वर्ग और मुसलमानों भाइयों के लिए अधिक लेते थे, उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया करते थे। उस चीज का प्रतिकार करते हुए सदन के अंदर और सदन के बाहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघर्ष छेड़ा। कई बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से तत्कालीन प्रधानमंत्री से नोकझोंक हुई और अंततः उसका परिणाम ये निकला कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो उद्योग मंत्री बनाए गए थे, उनने अपने पद से इस्तीफा दिया। और उनके मन में एक विचार आया
कि ऐसे ही चलता रहेगा देश में तो जो समग्र हिंदू समाज है भारत के अंदर, उस समग्र हिंदू समाज के पक्ष में कौन बोलेगा। तो उनके मन में विचार आया कि एक ऐसा राष्ट्रीय दल का निर्माण होना चाहिए जो हिंदू हित की भी बात करे, और तब जाकर हिंदू हित की बात का समर्थक के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। उसके पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तत्कालीन सरसंघचालक जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि मैं देश के अंदर एक हिंदुवादी राष्ट्रवादी पार्टी बनाने का इच्छुक हूं और मुझे संघ के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता मुझे सौंपी है। जब उनके बात सुनी और तत्कालीन सरसंघचालक जी ने उन्हें अपने चुनिंदा लोग इनको दिए, उनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, बलराज माधव, डोंगरा जी, विजय मल्होत्रा जी और ऐसे कई उनको चुनिंदा स्वयंसेवक देने के बाद कहा कि जाओ बनाओ। और 21 जून 1900 सन बोला गया 21 जून 1900 अरे गठन भारतीय जनता का 51 है, अरे 51 में हुआ वक्ता जी। 21 जून 1951 को भारतीय जनसंघ का गठन हुआ और गठन के बाद फिर धीरे धीरे विस्तार हुआ और भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक विशाल आंदोलन छेड़ा। उनने नारा दिया कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और सत्याग्रह चालू करा। और सत्याग्रह करते हुए वे जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर पर पहुंच गए। वहां पर शेख अब्दुल्ला ने, जो तत्कालीन वहां का प्रधानमंत्री स्वयंभू था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण, उन्होंने इनको जेल में निरुद्ध करा। उस समय इनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी इनके साथ गिरफ्तार होना चाहते थे। उस समय अटल जी को इन्होंने कहा, युवावस्था में थे अटल जी, बोले अटल तुमको मेरे साथ गिरफ्तारी नहीं देना है, जाओ ये संदेश दो पूरे देश के अंदर भ्रमण करके कि मैंने धारा 370 और 35 है और एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान के धज्जियां उड़ाते हुए सत्याग्रह के बिना परमिट के प्रवेश कर दिया है। और उस समय अटल जी वापस आए और ये जेल में गए। जेल के अंदर जो प्रताड़नाएं दी हमारे नेता को, इलाज सही नहीं कराया गया, समय पर ट्रीटमेंट दवाई नहीं दी गई, जिसका परिणाम स्वरूप आपको मालूम है कि आज के दिन 23 जून 1954 को बलिदान हुआ। वो संदिग्ध रहस्यमय मौत है जो आज भी बनी हुई है। ऐसा दुर्भाग्य हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं के साथ हुआ है। इनकी जेल के अंदर रहस्यमय मृत्यु हुई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रेल के अंदर रहस्यमय मृत्यु हुई है। दोनों महान नेताओं का आज तक तत्कालीन कांग्रेस की सरकार स्पष्टीकरण नहीं कर पाई है। ये हमारे लिए, सबके लिए दुर्भाग्य के बाद इनकी मृत्यु आज भी रहस्यमय दोनों की बनी हुई है। तो ये स्थिति थी। अब धारा 370 का क्या प्रभाव, मतलब पूरे भारत से, शेष भारत से काटने का काम धारा 370 कर रही थी, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही थी, पाक प्रस्त वहां पर शक्तियां विराजित थी, आतंकवाद का बोलबाला था। ये सारा दृश्य हमने देखा है समाचार माध्यमों से, टीवी के माध्यमों से और अन्य माध्यमों से। मुझे ध्यान में आता है कि धारा 370 कोई जानते ही नहीं थे कि धारा 370 और 35 क्या है। हमारा सौभाग्य है कि जो आज हमारे पीछे सांसद, पूर्व सांसद के रूप में बैठे हैं, उस समय ये सदन में थे और सदन में रहते हुए धारा 370 हटाने का श्रेय इनको भी जाता है। इन्होंने भी उसके समर्थन में अपना मतदान किया था। तो ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। तो धारा 370 का कुप्रभाव बता देना चाहता हूँ कि जैसे संगीता पलासिया हमारी जिला मंत्री है, इसकी इच्छा उस समय हो जाती कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में मेरे परिवार के साथ बसूंगी, खेती बाड़ी करूंगी, जमीन खरीदूंगी, उद्योग धंधे व्यापार करूंगी, ये नहीं कर सकती थी। बाल बराबर जमीन नहीं हम खरीद सकते थे। ये धारा 70 का कुप्रभाव, जो हिंदुस्तान की संतुलित सरकार केंद्र की तत्कालीन जो भी रही हो, कांग्रेस की रही हो या भी भाजपा की रही हो, जो राष्ट्रीय योजनाएं बनाती थी पूरे राष्ट्र के लिए, नागरिकों के लिए,
जम्मू एंड कश्मीर में उसमें लागू नहीं होती थी। और सबसे बड़ा काम, वहाँ के जो दलित वर्ग थे, हमारे भाई बंधु थे, उनको कोई अधिकार ही नहीं था, नौकरी का, धंधे का, वोटिंग का। ये सब अधिकार छिन्न भिन्न कर दिए गए थे धारा 370 के अंदर। तो वो सब अधिकार इनने जब सदन में वो पास करा धारा 370 का प्रस्ताव 35A का, तो वो सब अधिकार हिंदुस्तान के सारे आवाम के साथ जम्मू एंड कश्मीर के आवाम को भी मिलने लगा। ये फर्क है। अब मुझे याद आता है कि स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ के साथ जब हमने इंदौर से दिल्ली पदयात्रा करी, धारा 370 हटाओ, कश्मीर बचाओ, तो हम जब इंदौर से निकले, प्रतिदिन 40 किलोमीटर चलते थे, पदयात्रा में 40 लोग थे। तो हम जब नाराबाजी करते हुए, पदयात्रा करते हुए, तख्ते हाथ में लेते हुए और झंडे हाथ में लेते हुए बीजेपी के निकले और जाते थे एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर, तो लोग हमसे पूछते थे कि धारा 370 क्या है। पता ही नहीं था लोगों को धारा 370 क्या है, ये क्या आंदोलन कर रहे हो आप। अरे हिंदुस्तान के आप आवाम नागरिक हो, जनता जनार्दन हो, और धारा 70 के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे स्थिति इस देश के अंदर उस समय थी। और वो जब हमने उनको जागृत किया, जन जागरण करते हुए हम दिल्ली पहुंचे, हमारी इच्छा थी लक्ष्मण गौड़ जी की उस समय कि हम जम्मू एंड कश्मीर तक जाएं इस यात्रा को लेकर, परंतु अडवाणी जी ने उस समय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, दिल्ली में उनने परमिशन नहीं दी दिल्ली से आगे जाने की, और उस यात्रा का समापन दिल्ली में हुआ। और जन जागरण के समय लोगों को ध्यान में आया कि इतनी घातक धारा हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के जमाने से लागू है। तो ये धारा 370 का कुप्रभाव था। और आगे की बात करूं मैं, धारा 370, ये कौन बोल रहा भाई? बात निवेदन और सूचना देने के बाद भी वही स्थिति है। क्यों बात कर रहे हो? बाहर चले जाओ ना भैया। ये आदत डालने की कोशिश करो जरा। ये संगोष्ठी है, ये मजाक नहीं है, पान की दुकान या ठेला नहीं है या ढाबा नहीं है तो तुम यहाँ बैठ के बात कर रहे हो। आपको ज्यादा शौक है तो बाहर जाओ। अंकुर जी 10 बार आपको हमने बता दिया, आप अपनी व्यवस्था नहीं लागू करते। यहाँ पे संगठन के अध्यक्ष होने के नाते सिखाते नहीं हो इन कार्यकर्ताओं को, बार बार बोलना पड़ता है मंच से है? ऐसे लोगों को या तो बुलाओ मत, या उनको पहले से कह दो कि बातचीत नहीं करोगे। पूरा वातावरण बिगाड़ते हैं वो बैठक का, संगोष्ठी का। एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, इसलिए मेरे को आज सख्ती से बोलना पड़ रहा है आपको भी। आप हंसी में टालते हो इस चीज को। तुम्हारे लोग नियंत्रित नहीं है तुम्हारे से, इसका मतलब ये है। नहीं तो तुम्हें तुम्हारी कमी है कहीं ना कहीं, उनको सिखा के लाओ यहाँ पर संगोष्ठी के अंदर। तो मैं फिर अपने विषय पे आ रहा हूँ कि हम सब आज उनकी पुण्यतिथि मनाकर उनका पुण्य स्मरण करने जा रहे हैं। पुण्य स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, एक राष्ट्रवादी हिंदूवादी दल की, और उसके बाद आज हम वर्तमान में बदले हुए स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में तब्दील हुए, और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। ये हम सब उस चीज को समझते हैं, जानते हैं। उस दल के हम कार्यकर्ता हैं। और ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए भी है कि आप सबको पता होना चाहिए, जो साल भर में 6 कार्यक्रम होते हैं, प्रमुख कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी संगठन के, उसमें से एक कार्यक्रम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान दिवस। तो 6 जुलाई को आएगा जन्म दिवस, तो वो भी उसकी गंभीरता से। और आज वृक्षारोपण की कुछ तैयारी करिए, कहीं नहीं करिए ना? आज वृक्षारोपण भी करना था। इनके बलिदान के 5-5, 10-10 पौधे अपने माँ के नाम पौधे लगाना था। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जब यहाँ से प्रस्थान करें अपने घर के और कार्यक्रम के समाप्ति के बाद, तो पौधे कहीं से भी मैनेज करें और अपने घर आंगन में या कहीं पर भी खाली जगह हो वहाँ पर पौधा लगाए, और उसको सुरक्षित करने की और उसको बड़ा करने की व्यवस्था आप अपने स्वयं देखें। तो ये भी काम करना है। आगे की एक और सूचना बता दूं, एक जब हमारा मंडल अध्यक्ष समय देता है संगठन की, ये संगठन की छोटी छोटी बातें, ये भी संगोष्ठी में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि संगठनकर्ता का हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। टाइम टू टाइम हम प्रधानमंत्री से शिक्षा ले लो, 11 बजे तो 11 बजे वो पहुंच जाते हैं, 2 मिनट पहले उनका लैंड कर जाता है हवाई जहाज। तो हम उस दल के कार्यकर्ता हैं, और 11 बजे या 11:30 बजे हमारे अध्यक्ष जी सूचना देते और हम आते 12 बजे। उसका महत्व ही खत्म होता। फिर कहते हैं कि हमको जल्दी है। अरे भाई, तुमने व्रत लिया है भारतीय जनता पार्टी के
दायित्ववान पदाधिकारी बनने का, कार्यकर्ता बनने का, सक्रिय कार्यकर्ता बनने का, जनप्रतिनिधि बनने का। तो तुम्हारा ये व्रत है, तो उस संगठन के प्रति हमारी क्या निष्ठा होना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ये भी आपको कौन सिखाएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि समय पे आओगे तो समय पे जाओगे, समय पे नहीं आओगे, जो आगे समय पे वो बोर होते हैं, फिर परेशान होते हैं कि हम इतने समय। तो आदत भी डालना चाहिए, वक्ता बोलते हैं ना, जब आदत भी डालना चाहिए धैर्यपूर्वक सुनने की और बात करने की, और उसको धारित करके फिर कल तुम वक्ता बन जाओगे। हम सामने बैठेंगे या नई पीढ़ी सामने बैठेगी, तुम यहाँ बैठोगे, और जब तुम यहाँ से भाषण दोगे किसी विषय पर, सब्जेक्ट पर, या जयंती पर, पुण्यतिथि पर, और सामने जो बैठे हैं नौजवान नए और वो बात करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, अनुभव करो अभी। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा गंभीरता रखा करो, कार्यक्रम में आओ तो घर बार व्यापार छोड़ के आते हो, अपना समय दे के आते हो, तो फिर यहाँ बातचीत, तुम्हारी बात महिला बातचीत करे तो समझ में आ जाता है कि इनकी बातें खत्म नहीं होती, पर पुरुष भी बात करते हैं, लफड़ा है और महिलाएं शांत बैठी है। तो हमको इनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि इनका हम प्रति जानते हैं कि महिलाएं चुप रह नहीं सकती, पर मुझे तो बिल्कुल बहुत उससे कहना पड़ता है कि महिलाएं साइलेंट मोड पर रहकर इस चीज को सुनती है और हमारे आदमी बात करता है। तो ये बात क्या हुआ, क्या हुआ भाई? हाँ, तो खतर इसलिए तो चुप है, महिलाएं बहुत खतरनाक है, इसीलिए साइलेंट मोड पर है। वो अपनी शक्ति को पहचान रही है, वेस्टेज नहीं कर रही, ऊर्जा विकार नहीं कर रही है, इसलिए वो खतरनाक है। तो ये खतरनाक महिलाओं को जब हम महत्वपूर्ण पदों पे लाके इधर बिठाएंगे ना, तो ये सबको ठीक करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गणेश जी ने रखा, वास्तव में महिलाएं खतरनाक है, क्योंकि वो तो साक्षात चंडिका का रूप है, नव दुर्गा का रूप है, माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का रूप है, तो ये तो खतरनाक रहेगी। और ये भारत माता हमारा देश है, मातृ शक्ति का ही प्रतीक है, इसलिए यहाँ की हर माता वीरांगना जैसी है, इसलिए वो खतरनाक है। झांसी की रानी है, रानी दुर्गावती है। चलो विषय से भटक रहा हूँ। तो ये चीज मैं आ रहा था वापस। तो आज हम जो धारा 370-35 से हटाकर आज जो देश के अंदर नई व्यवस्था लागू करी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उसका सद परिणाम हम कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर में देख रहे हैं कि जहाँ तिरंगा लगाने के लिए यात्रा निकालना पड़ती थी मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी को, उस यात्रा का मैं यहाँ का उस समय 1986 में केसरिया वाहिनी का जिला प्रमुख हुआ करता था, और यात्रा का बहुत विरोध हुआ यहाँ। उस समय दिलीप सिंह जी कांग्रेस में हुआ करते थे और उनकी पुत्री निर्मला जी माछलिया से यात्रा नहीं निकलने देंगे, टाइगर फोर्स निपटा देगी। और हमको निर्देश हुआ कि जाओ माछलिया से लगाकर वन तक झंडे लगाओ, फिर उधर से अलीराजपुर जिला आ जाता है। तो हमने पूरे झंडे लगाए थे उस समय, गए रात भर हमने झंडे बांधे हैं और डरे नहीं, झुके नहीं, मिटे नहीं। तो ये दमखम होना चाहिए हम लोगों में। तो ये क्या सब चीजें जब आप यहाँ गंभीरता से कोई चीज सुनोगे, सीखोगे, तो आगे कर पाओगे। नहीं तो ठीक है, सुना इधर से सुना, इधर निकला और चले गए बातचीत। क्या बातचीत करी और बाहर पूछूंगा कि भाई क्या बोला था मैं, हम तो बात कर रहे थे। तो ये प्रवृत्ति थोड़ा सा विकसित करना चाहिए। आपके योग्य नेतृत्व, कर्तृत्व, व्यक्तित्व के लिए ये सब चीजें काम आने वाली है। संगठन का कोई व्यक्ति ये नहीं सीखेगा। राजनीतिक क्षेत्र बड़ा विचित्र क्षेत्र है, यहाँ यूं कोणी मारते और पीछे धकेल देते आदमी को, पर संगठन के जो लोग हैं वो आपको सिखाते हैं, सीखने की प्रवृत्ति डालना चाहिए। तो ये है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का हमारा आज पुण्यतिथि का बलिदान दिवस का अवसर। और कुछ सूचनाएं दे के मेरी बात समाप्त करूंगा। पहली सूचना है, जैसे ये कार्यक्रम संगोष्ठी का हुआ, ये नगर मंडल की है, इसी प्रकार की एक जिला स्तरीय संगोष्ठी होगी, उसमें भी आप सबको आना है। आज से आमंत्रण दे रहा हूँ, है ना। तो उसके पहले हमारा 25 जून जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं राहुल गांधी जी, लाल बुक पॉकेट में लेकर घूमते हैं, उनकी दादी ने, उनके दादा ने, नाना ने कितनी बार संगठन के माध्यम से और सरकार के माध्यम से संविधान को तोड़ा मरोड़ा और नष्ट किया है, वो उसके खिलाफ 25 जून 1975 को पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करते हुए
आपातकाल लगाया था, और आपातकाल लगाने के बाद हम उसको काला दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। और पूरे देश और प्रदेश के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। हमारे यहाँ 25 जून को 12 बजे कार्यक्रम में अभी स्थान की घोषणा मोदी जी आएंगे जब तय हो जाएगी कि अम्बा पैलेस तय हुआ है कि पैलेस गार्डन, वो आपको सूचना मिल जाएगी। और मैं बहुत विनम्रता से आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ, उस समय 500 से अधिक और नगर मंडल से 200 से अधिक लोग होना ही चाहिए। 200 से अधिक हो जाएगी तो आपका मैं मंच से सम्मान करवा दूंगा। अंकुर जी, इतने इसके अपने साथ अकेले नहीं आना है, सभी मोर्चा प्रकोष्ठों को एक्टिव कर दो। महिला मोर्चा, नगर की पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, आदिवासी मोर्चा, एससी मोर्चा, व्यापारी मोर्चा, प्रकोष्ठ जितने भी हैं उन सब के संयोजकों को भी बोलो कि आपकी पूरी टीम लेकर आऊँगा, क्योंकि संख्यात्मक वो कार्यक्रम ऊपर से निर्देश मिला है। उस दिन वो हुई थी वीसी, उसमें प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह जी थे, मुख्यमंत्री यादव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी थे, प्रदेश महामंत्री अपने हेतानंद जी थे। उन सब में मैं भी शामिल हुआ था उस विषय में, और वहाँ से जो निर्देश मिला है, और उस दिन हम हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी करेंगे उस मंच से। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब से करबद्ध निवेदन है कि उस दिन भी आवे। उसके बाद 6 जुलाई को यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के जन्म दिवस पर भी कार्यक्रम होगा, उसमें भी आज जो संख्या है उससे अधिक संख्या होना चाहिए। तो हमको समझ में आएगा कि वक्ताओं ने जो बोला है, डामोर जी ने बोला, ओम जी ने बोला, मैंने बोला, तो आपके गले में उतरा है वो विषय, तो हम उस दिन आपकी परख करेंगे। तो ये करना है। और उसके बाद लोकतंत्र सेनानियों को और उनके परिवार के सदस्यों को 26 जून को मुख्यमंत्री के निवास पर बुलावा आया है, वो जाएंगे सभी, और उसमें गाड़ी की व्यवस्था शायद संगठन या शासन स्तर पर हो जाएगी बस, तो वो सब उसमें प्रस्थान करेंगे। उसके बाद 24 तारीख, क्यों अंकुर जी, 24 तारीख के दिन हमारे ही क्षेत्र के लाडले नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह जी बुरिया की क्या है पुण्यतिथि है, वो वहाँ पर कार्यक्रम होगा। तो उसमें भी हम अधिक से अधिक संख्या जाकर अपने नेता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रकार की मानसिकता आपके अंदर होना चाहिए। और हम अकेले नहीं आए, हमारे मंडल की जो बूथ समितियाँ हैं, ऐसे संगोष्ठी के कार्यक्रमों में संगठनात्मक बात बता रहा हूँ भाई, पूरा इसको नेता मत लेना। हमारे मंडल की जो समितियाँ बनी है ना, उनको इस समय बुलाया करो संगोष्ठियों में, तो उनको नए विचार नीति तक जाएंगे, संप्रेषित कर पाएंगे वो। तो उनको सबको बुलाओ तो आपकी संख्या भी बढ़ जाएगी, आपका सबसे अच्छा कार्यक्रम होगा। 20 मंडलों में जो अभी तक मेरे ध्यान में आया है, सबसे बेहतरीन कोई मंडल चल रहा है तो अंकुर पाठक जी का मंडल चल रहा है, जावा नगर मंडल चल रहा है। इसलिए ताली बजा दो जोर से कि ये सक्रियता से यहाँ पर काम करते हैं और संख्या भी दिखती है। बाकी जगह तो हवा ही कार्यक्रम है। इसलिए हमारा नगर मंडल का नाम और रोशन हो और हमारे नेतृत्व में और निखार आए, इसलिए संख्या ज्यादा होना चाहिए। नए लोग जुड़ेंगे कैसे मंडल में, डरो मत, तुम्हारा कोई पद नहीं छीनेगा, कोई तुम्हारा अधिकार नहीं छीनेगा, जो जहाँ है वो स्थापित है, पर संख्या बढ़ना चाहिए। सही है ना भैया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे सकते हो, तो उससे डरना नहीं है, अधिक से अधिक संख्या को लाना चाहिए। मातृत्व शक्ति इतनी बैठती है, ये पूरा खचाखच इनसे आदि शक्ति का, पूरे देश के आधी आबादी का नेतृत्व ये करते हैं। और आप सब माताओं से भी, बहनों से भी मेरा निवेदन है कि अकेले मत आओ, एक के साथ 5 या 10 लाओ। चल रहे सखी, चल रहे बेना, चल रहे भाभी, चल रहे काकी, सबको लेके आओ कार्यक्रमों में, तो उनमें भी विचारधारा नीचे तक पहुंचेगी। ये काम करोगे ना आप? मातृत्व शक्ति से बात कर रहा हूँ, ये सब अपनी ताकत दिखाओ, महिला शक्ति। गणेश जी बोल रहे हैं कि सब खतरनाक है, तो खतरनाक होने का तरीका है, शक्ति जब तुम्हारी दिखेगी तो फिर सब खतरनाक आप दिखोगे। हाँ, अब हमारी महिला शक्ति पावर में आ गई है। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है, और आप सब ने धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुना। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं एक शब्द बोलूँगा, आप उसको दोहराना और आखिर में आप भी बोलना। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है।
जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।